नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर अशोक कुमार दुबे और आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को जय रोजगार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरे दोस्तों, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जब परिप्रेक्ष्यों की बात करें तो बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर देखेंगे बहुत सारी चुनौतियां बन करके आ रही है, उभर करके आ रही है। और इस चुनौतियां में पिछले अब 2022 से लगातार आप देख रहे हैं कि 2022 के 24 फरवरी 2022 को पहली बार रूस के द्वारा यूक्रेन पर अटैक कर दिया जाता है। और जैसे ही रूस पर के द्वारा यूक्रेन पर अटैक किए जाते हैं तो अटैक के बाद अभी तक लगातार आप देख सकते हैं 2024 से लेकर के 2022 से लेकर के 2025 आ चुका है। मोटा मोटी तौर पर आप देख सकते हैं कि लगभग 3 साल होने जा रहे हैं और 3 साल में भी अभी तक दोनों देशों के युद्ध के बीच में जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं का अभी तक निदान नहीं हो पाया है। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र, यूरोपियन यूनियन, बहुत सारे विश्व के बड़े से बड़े नेता प्रणेता के साथ साथ कह सकते हैं कि जो डेलीगेट्स हैं, वो सारे डेलीगेट्स ने भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके बावजूद भी रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है, ये दोनों के बीच में अभी तक समाप्त नहीं होता, न ही हम कह सकते स्थगित हो पाए हैं। अब प्रश्न होता है कि आखिर क्यों। अब सबसे बड़ी बात ये होती है, आप सभी को जानना होगा कि जब हम रूस और यूक्रेन के बीच में जब विवादों की बात करें तो सबसे पहला तो हमें विवादों को ये समझना होगा कि रूस जो दुनिया की बात करते हैं, दुनिया का रूस की यदि मैं बात करूं तो रूस दुनिया के एक ऐसा राष्ट्र है जहां लगभग 11 टाइम जोन में आपको रसिया को बांटा गया। मतलब जो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से पूरे दुनिया में, जैसे हम इंडिया की बात करें तो पूरे भारत में हम देख सकते हैं पूरे भारत में एक घड़ी का समय होता है। ठीक उसी प्रकार रसिया की यदि हम बात करें, केवल रसिया में 11 प्रकार की घड़ी जो होती है समय बताती है। मैं बात कर रहा हूं रसिया जो दुनिया का सबसे बड़ा एक देश है, क्षेत्रफल के लिहाज से यदि मैं बात करूं तो दुनिया के सबसे बड़ा देश है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जिस तरह से हमारा इंडिया है, यानी हम कह सकते हैं, हम यदि भारत की बात करें तो भारत इंटू 5 इक्वल टू हमारा होगा रूस। यानी भारत ऐसे 5 देश जब बनते हैं तब जाके एक रूस तैयार होता है। अब एक सबसे बड़ी प्रश्न होता है कि इतना बड़ा रूस जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इतने बड़ा देश होने के बावजूद एक छोटा सा राष्ट्र जिसको हमने जाना है यूक्रेन, जो कि यह यूक्रेन भी कहीं ना कहीं यूएसएसआर का ही अंग था। यदि आप 1991 की बात करें, 1991 से पहले जैसे आप देखेंगे तो 1991 से पहले यूक्रेन जो था, यूक्रेन भी यूएसएसआर का ही अंग था। लेकिन 1991 में जब आप देखेंगे कि यूएसएसआर का विघटन होता है और विघटन होने के बाद टोटल 15 स्वतंत्र देश का जब निर्माण होता है तो उसी 15 देशों में से एक यूक्रेन और एक रसिया का भी निर्माण होता है। और उस समय से लगातार आप देख सकते हैं, ऐसा माना जाता है, जैसा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति की यदि बात करें तो वहाँ का जो जेलेंस्की है, व्लादिमीर जेलेंस्की का ये बार बार आरोप है कि मैं 1991 में तो स्वतंत्र हो गया था, लेकिन स्वतंत्रता होने के बावजूद भी आज भी रसिया का जो इन्वॉल्वमेंट है, रसिया का इंटरफेरेंस जो है वो कहीं ना कहीं यूक्रेन में लगा हुआ है। तो अब प्रश्न होता है कि एक तो सबसे पहली बात यदि देखा जाए तो हर राष्ट्र को अपनी एक स्वतंत्रता होती है, अपनी एक संप्रभुता होती है, एक सोवरेनिटी होती है। और इस संप्रभुता सोवरेनिटी में यदि कोई देश का इन्वॉल्वमेंट होता है, इंटरफेरेंस होता है, तो कहीं ना कहीं ये लाजमी है कि उस देश की अपनी कह सकते हैं आंतरिक और बाह्य जो सुरक्षा होती है उस पर एक चुनौती बनती है। और इस चुनौतियों को बाहर निकालने हेतु और उस चुनौतियों से बाहर निकलने हेतु किसी भी देश ने किसी भी प्रकार के कदम उठा सकता है। और इसी का जीता जागता एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि आज यूक्रेन जो है कहीं ना कहीं दुनिया का एक ऐसे संस्था जिसका नाम है नाटो, यानी दुनिया के एक ऐसा संस्था जिसे आप एक सैन्य संगठन कह सकते हैं, सैन्य संगठन का एक अंग बनना चाहता है। और अभी हम देख सकते हैं कि दोनों राष्ट्रों के बीच में विवाद शुरू होती है और अंततः हम देख सकते हैं रसिया जो था वह 24 फरवरी, याद रखेंगे, 24 फरवरी 2022 को रसिया के द्वारा यूक्रेन पर एटॉम या कह सकते हैं परमाणु बम इस पर गिराया जाता है, अटैक किया जाता है। अब होता है कि ये दोनों के बीच में जो चुनौतियां हैं आखिर हैं क्या। मैं आपको इसके सबसे पहले जवाब हम लोग ढूंढेंगे। क्या आपको लगता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहे हैं, ये रूस और यूक्रेन के विवाद का सबसे प्रमुख कारण नाटो है? यदि आप समझते हैं कि केवल नाटो इसका सदस्य कारण है रूस और यूक्रेन का, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इसके आंसर गलत है। क्योंकि आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि रूस और यूक्रेन के विवादों को जानने के लिए हमें थोड़ा इसके पृष्ठभूमि को जानना होगा, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानना होगा कि आखिर दोनों के विवाद जो है, विवाद कहाँ से शुरू होते हैं। मैं आपको बता दूं, इसकी जब जवाब देखेंगे तो ना तो आपको रूस और यूक्रेन के विवाद आपको किसी इतिहास के पन्नों में मिलेंगे। पहले आप ध्यान देंगे, इतिहास के पन्नों में भी जाएंगे तो आप इतिहास के पन्नों में भी आपको इसका विवाद का आंसर नहीं मिलेगा। यदि बाय द वे इसको आप
रूस और यूक्रेन के विवादों के बारे में आप जाते हैं, और विवाद में यदि आप इतिहास ढूंढें नहीं मिलेगा आपको। अर्थशास्त्र की यदि मैं बात करता हूं, अर्थशास्त्र में भी आपको इस आंसर नहीं, इसका आंसर केवल आपको भूगोल में मिलेगा, क्योंकि भौगोलिक गतिविधियों को यदि आप स्टडी कर पाते हैं तो आपको यह स्पष्ट हो जाता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद का सबसे बड़ा कारण जो है, वह सबसे बड़ा कारण हम देख सकते हैं कि रूस और यूक्रेन में है, वो भौगोलिक कारण क्या है समझने की हम कोशिश करते हैं। देखेंगे जैसा कि आपका यूक्रेन है, ध्यान देंगे यूक्रेन है, और यूक्रेन की राजधानी कहाँ पर है, क्यू है, सभी लोग जानते हैं। अब देखा जाए तो रूस के बाद यदि हम रूस की बात करें तो रूस का जो राजधानी आपका है, तो रूस की राजधानी की यदि बात करें तो वह 17.13 मिलियन किलोमीटर में इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल है, ध्यान देंगे। यानी वहीं यदि हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन मात्र 6 मिलियन किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल, यूक्रेन की जो राजधानी कीव है यह इसका क्षेत्रफल है। वहीं यदि आबादी की बात करें तो रूस की आबादी, केवल हम रूस की राजधानी की आबादी की यदि बात करें तो यहाँ पर 14.14 करोड़ जो आबादी है ये आपका रूस की राजधानी का है। वहीं यदि यूक्रेन की बात करें तो मात्र 4.14 करोड़ आबादी। इस तरह से हम कह सकते हैं, यदि क्षेत्रफल के लिहाज से मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है रूस है। वहीं यदि यूरोप में बात करें तो रूस के बाद यूरोप में सबसे बड़ा कोई देश यदि है क्षेत्रफल के लिहाज से तो उस देश का यूक्रेन नाम है। इज इट क्लियर? अब प्रश्न होता है दोनों के बीच में, जो हम नाटो के विवादों को देखते हैं, नाटो के विवाद तो आज वर्तमान की परिस्थिति में आती है, नाटो से पहले भी स्थिति बनी हुई थी। क्या है विवाद? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहला आप इसका विवादों को देखिएगा तो नवंबर 2013 की बात है कि जब इस समय देखेंगे तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम था विक्टर यानुकोविच। आपने नाम सुना होगा, विक्टर यानुकोविच नाम का जो व्यक्ति थे, यह मुख्य रूप से यूक्रेन के ये राष्ट्रपति थे। लेकिन ये माना जाता है कि यह जो व्यक्ति थे, इन व्यक्ति को विक्टर यानुकोविच को यदि देखेंगे तो यह रूसी जो थे, रूसी समर्थन इनको प्राप्त हुआ था। उसके अलावा यदि देखा जाए तो रशियन समर्थन होने के कारण रशिया की सरकार के भी नीतियों का एक कहीं न कहीं विस्तार किया करते थे। अब समस्या होती क्या है कि विक्टर यानुकोविच का सबसे ज़्यादा विवाद जो होता है नवंबर 2013 में होता है, और अंततः देखेंगे तो फरवरी 2014 की यदि बात करें तो फरवरी 2014 में यानुकोविच जो थे, विक्टर यानुकोविच जो थे, इनका कहीं न कहीं क्यू में बहुत ज़्यादा विवाद होता है, आंदोलन इनका अगेंस्ट होता है। और विवाद होने के कारण यानुकोविच जो थे, इन्होंने यूक्रेन को छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद यह पुनः देखेंगे तो ये रसिया चले जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि शरणार्थी के रूप में ये शरण मांगते हैं अंतर्राष्ट्रीय देशों से, और शरणार्थी के रूप में इन्होंने अपना देश छोड़ करके रसिया चले जाते हैं, और रसिया ने इनको शरण भी दिया। और इसी के दौरान आप देखेंगे ये वाला जो आपका क्षेत्र दिख रहा है, यह आप क्षेत्रों को आप देखेंगे तो ये आपका यूक्रेन का दक्षिणी क्षेत्र है, ध्यान देंगे यह यूक्रेन का आपका दक्षिणी क्षेत्र है। और इस दक्षिणी क्षेत्र का नाम आपने सुना होगा, इस दक्षिणी क्षेत्र का जो नाम है इसका नाम है क्रीमिया, ध्यान देंगे ये दक्षिणी क्षेत्र का नाम है क्रीमिया। अब जैसे रसिया में यानुकोविच अपना देश यानी यूक्रेन छोड़ के चले जाते हैं, इसके बाद रसिया, ये पूरा का पूरा इधर जो क्षेत्र दिख रहा है ये सारा आपका रसिया है यानी रूस है। अब रूस क्या करता है कि ये जो क्रीमिया जो था, यानी जो यूक्रेन का जो दक्षिणी क्षेत्र था, ये रसिया ने इस पे अटैक कर करके पूरा का पूरा जो क्रीमिया था, इस क्रीमिया को अपने आधिपत्य में, या कह सकते हैं अपने शासन में, अपने अधिकारिता क्षेत्र में इसे ऑक्यूपाइड कर लेता है। अब जैसे इन्होंने 2014 की बात है, फरवरी 2014 यानी 14 की याद रखेंगे, यानी 2014 में यूक्रेन का एक बड़ा भाग कह सकते हैं क्रीमिया जो है, इस क्रीमिया को रसिया जो था इसको हड़प लेता है। ऐसा माना जाता है कि यानुकोविच के साथ जो गलतियां हुई यूक्रेन के द्वारा, यूक्रेन के समर्थकों के द्वारा, इसके एवज में कहीं न कहीं रसिया इतना बड़ा एक्शन लिया, और रसिया इसका क्रीमिया वाला जो क्षेत्र है, क्रीमिया वाला क्षेत्रों को उन्होंने आधिपत्य कर लेता है। क्लियर हो गई? अब जैसे ही समस्याएं यहाँ पर आती है, अब समस्या आने के बाद अब यूक्रेन को कहीं न कहीं ये डर सताना शुरू होता है कि आज रसिया जो है एक हमारा क्षेत्रों का आधिपत्य कर लिया है, इन द फ्यूचर आने वाले समय में यदि इस पर हाथ पे हाथ रखा जाए, यानी देखते हुए इग्नोर किया जाए, तो आने वाले समय में हो सकता है कि रसिया जो होगा पूरा का पूरा जो क्षेत्र होगा, पूरा का पूरा क्षेत्रों पर वो धीरे धीरे अधिकार करना शुरू कर देगा। और यहीं से सबसे बड़ा कारण बनता है कि अपनी आंतरिक और बाह्य जो हमारी सुरक्षा होती है, वो आंतरिक बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु हमें कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसे देशों के साथ मिलना होगा जिससे कि हमें
हमें सुरक्षा प्रदान हो सके। और इसी के साथ यूक्रेन जो था, यहाँ पर उसके दिमाग में एक शब्द आता है कि अब हमें किसी भी हालात में नाटो जैसे संस्था से मिलना होगा, और अंततः उन्होंने नाटो की सदस्यता लेने की बात करता है। जैसे ही उन्होंने नाटो की सदस्यता की बात करता, अब होता है यहाँ पर समस्या क्या कि रसिया जो है, ये रसिया पूर्ण रूप से कह सकते हैं यूक्रेन का नाटो के सदस्य बनने से ये रोकना शुरू करता है। कारण इसका भी है, यदि इसकी हम थोड़ा सा और ऐतिहासिक बैकग्राउंड की ओर चलें तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि यदि आप रूस और यूक्रेन के विवाद की बात करें तो सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे यूएसएसआर, और उसके बाद आप देखेंगे यूएसए। तो चूंकि माना जाता है कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों के बीच में दोनों का जो विचार था, तो कहीं ना कहीं दोनों का विचार में समतुल्यता नहीं थी, यानी विचारों का विवाद था। और यही विचारों का विवाद जो था दोनों राष्ट्रों के बीच में एक लंबे समय तक रहा, जिसे हम लोग कोल्ड वार कहते हैं, यानी शीत युद्ध कहते हैं। यह 1945 यानी द्वितीय विश्व युद्ध के अंत कहेंगे, और 1991 यानी यूएसएसआर का विघटन कहेंगे। 1945 से लेकर 1991 के बीच आप देखेंगे तो रूस और अमेरिका दोनों के बीच में जो था शीत युद्ध चल रहे थे। और इसी दौर में आप देखेंगे तो अमेरिका के ही द्वारा पहली बार, याद रखेंगे, अमेरिका के ही द्वारा पहली बार 4 अप्रैल 1949 यानी 4 अप्रैल 1949 को पहली बार नाटो जैसे संस्था का निर्माण किया गया था। ठीक है, और ये नाटो जो संस्था का निर्माण की, जब इसकी स्थापना की गई थी तो स्थापना के समय देखेंगे तो स्थापित समय यदि सदस्यों की बात करें तो इस समय इसके सदस्यों की संख्या मात्र 12 थी। लेकिन वर्तमान के परिदृश्यों की बात करें तो वर्तमान में इसके सदस्य देश जो हैं, ये सदस्य देशों की संख्या 32 हो गई है। 32 में भी याद रखिएगा, इसमें 31वां जो सदस्य राष्ट्र हुआ उसका 31वां और 32वां, ठीक है। तो 32वां जो हुआ आपका स्वीडन हुआ, ध्यान देंगे, 32वां जो हुआ वो आपका स्वीडन हुआ, और 31वां जो हुए वो 31वां भी आपको स्कैंडिनेवियन ही कंट्री से आता है, ठीक है। और ये आपका फिनलैंड के नाम आपने सुना होगा, तो यहाँ पर एक फिनलैंड हो, यानी फिनलैंड जो है इसका 31वां सदस्य होता है, और 32वां जो होता है स्वीडन होगा। तो आपसे आने वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाटो के टोटल सदस्य वर्तमान में कितने हैं, तो 32वां है। एक चीज़ और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि नाटो के यदि आप संविधान की बात करेंगे तो नाटो के संविधान के अनुच्छेद 2 बता रहा हूँ, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 5 आप याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 1 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी देश यदि किसी भी युद्ध में यदि संलग्न है, किसी युद्ध में मान लिया जाए कि वो इन्वॉल्व है, तो वैसे परिस्थिति में उस देश को नाटो का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। वहीं अनुच्छेद 5 की यदि हम बात करते हैं तो नाटो के अनुच्छेद 5 में यदि आप स्टडी करते हो तो आपको यह स्पष्ट मिल जाएगा। इसमें यह स्पष्ट रूप से उद्देश्य में लिखा हुआ है कि नाटो सदस्यों पर कोई भी गैर नाटो सदस्य यदि अटैक करता है तो सभी नाटो सदस्य मिलकर के उस पर अटैक करेंगे। मीनिंग क्लियर हो गई। तो यह आपका अनुच्छेद संविधान अनुच्छेद 5 में मिलेगा, और यह आपको अनुच्छेद 1 में, यानी दोनों अनुच्छेदों की बात करें तो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि यूक्रेन जो है ऑलरेडी युद्ध में संलिप्त है, इसलिए यूक्रेन को अभी नाटो का सदस्यता नहीं मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात यदि देखा जाए तो अभी यदि अमेरिका या जितने भी अभी वर्तमान में 32 सदस्य राष्ट्र हैं, इनमें से कोई भी गैर नाटो सदस्य यदि इस पर अटैक करेगा तो सभी मिलकर उस पर अटैक करेंगे। अब होता है कि जब इसकी 4 अप्रैल 1949 को जब इसकी स्थापना कर दी गई, तो स्थापना करने के पीछे इसका एकमात्र रीजन था कि हम सभी मिल करके एक ऐसे संस्था का निर्माण करेंगे जो एक सैन्य संगठन होगा। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि नाटो जो है यह हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय एक हमारा सैन्य संगठन है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हमारा एक सैन्य संगठन है नाटो, और इसकी स्थापना अमेरिका के ही नेतृत्व में की गई थी। इसीलिए कहीं कहीं आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, क्योंकि इसका जो संधि पर जो सिग्नेचर हुआ था यानी 4 अप्रैल 1949 को देखेंगे तो इस पर टोटल जो 12 सदस्य जो राष्ट्र थे, ये 12 सदस्य राष्ट्रों ने जो इस पर सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर किए थे, यह हस्ताक्षर हुआ था वाशिंगटन डीसी में, ध्यान देंगे, वाशिंगटन डीसी में यहाँ पर इसकी सिग्नेचर हुई थी। इसीलिए कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा कि नाटो के लिए जो हमारा सिग्नेचर था इसे वाशिंगटन सहमति पत्र भी कहा जाता है, ध्यान देंगे, इसे हम वाशिंगटन डीसी समझौता पत्र भी बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाशिंगटन समझौता पत्र किससे संबंधित है, तो ये नाटो से संबंधित है। मीनिंग क्लियर हो गई। अब होता है तो अमेरिका ने रसिया के जो प्रभाव थे, रसिया के प्रभाव को नियंत्रण करने के लिए अमेरिका जो था नाटो जैसे संस्था को मुख्य रूप से
4 अप्रैल 1949 को ब्रुसेल्स में इसकी स्थापना कर देती है। और उस समय इसके सदस्य देशों की संख्या मात्र 12 थी। लेकिन जब यूएसएसआर का विघटन होता है तो यूएसएसआर के विघटन होने के बाद आप 1991 के बाद से देखोगे तो सबसे ज़्यादा नाटो का विस्तार होता है। चूंकि आप देखेंगे इसमें जितने भी बाल्टिक कंट्री, तीनों बाल्टिक कंट्री थे, उन्होंने जैसे ही स्थापित हुए या स्वतंत्र हुए यूएसएसआर से, तो स्थापित होने के जस्ट बाद आप देखेंगे नाटो के सदस्य बन जाते हैं। उसी में से अभी एक यूक्रेन को भी आप देख सकते हैं, ये भी नाटो के सदस्य बनना चाहता है। तो चूंकि देखा जाए तो रूस और अमेरिका के बीच में एक लंबी यदि देखा जाए तो विवाद का एक दौर रहा है, जो दौर हमारा 1945 से लेकर 1991 के बीच में रहा, जहां पर रसिया जो था, रसिया एक कम्युनिस्टिक इकोनॉमी को लेकर के चल रहा था। वहीं यदि देखा जाए तो अमेरिका जो था यह एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को लेकर चल रहा। तो दोनों के विवाद जो थे वह कहीं न कहीं विचारधारा के विवाद थे। और इस विचारधारा के विवाद के कारण एक लंबा जो इतिहास देखिएगा विवादों का, ये दोनों देशों के बीच में एक लंबा इतिहास रहता है। लेकिन अब वर्तमान के परिदृश्य में कहीं न कहीं नाटो एक यहाँ पर समस्या बन जाती है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वर्तमान के परिदृश्य देखो तो हम कह सकते हैं कि यदि हम रूस और यूक्रेन की बात करें तो रूस और यूक्रेन के विवाद जो है, ये विवाद में अनेक कह सकते हैं कारण हो सकते हैं। यदि हम कारण की बात करें तो दोनों राष्ट्रों के बीच में विवादों को अनेक कारण हो सकते हैं। सबसे पहला यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं भौगोलिक कारण यहाँ पर बनेंगे। सबसे पहला भौगोलिक कारण बने, यही कारण मैं मानता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट होगा। दूसरा यदि देखा जाए तो भाषाई कारण दोनों राष्ट्रों के बीच में बने हुए। तीसरी यदि बात हम कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं सुरक्षा को लिहाज से भी कारण बने हुए। उसके अलावा यदि देखा जाए तो आर्थिक अब कारण कह सकते हैं, ठीक है। और अंततः हम कह सकते हैं सामरिक जो समझौता है, सामरिक जो हित होता है, ये सामरिक भी कारण हो सकते हैं। तो अन्य प्रकार के कारण हेतु कह सकते हैं रूस और यूक्रेन जो है आपस में विवादों के घेरे में कहीं न कहीं पहुंचे हुए हैं, जिसका ये जीता जागता एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। यदि भौगोलिक कारण को हम देखें तो हम देखेंगे कि जो हमारा रूस है, रूस का लगभग आप देखिएगा तो 36,000 किलोमीटर, ध्यान देंगे, लगभग 36,000 किलोमीटर रसिया का जो क्षेत्र है यह आपका उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ध्यान देंगे कहाँ पर पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। और उत्तरी गोलार्ध में पाए जाने के कारण लगभग साल के 6 महीना की यदि बात करें तो साल के लगभग 6 महीना ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र होता है यह लगभग देखेंगे तो बर्फ से जो होता है ढका हुआ होता है, ठीक है, बर्फ से ढका हुआ होता है, सबसे पहली कारण। तो अब दूसरी बात यदि देखा भौगोलिक क्षेत्रों में तो हम कह सकते हैं रूस का जो आयात और निर्यात जो होता है, तो आयात निर्यात में आप देखें यहाँ पर ब्लैक सी, आप काला सागर आपको दिखता है, पहली बात। उसके तो अब देखा जाए तो यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इनकी जो पहुँच होती है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की पहुँच बनाने के लिए, वहाँ तक आने के लिए, भूमध्य सागर तक आने के लिए कहीं न कहीं यूक्रेन की इन्हें सहायता लेना पड़ता है। अब प्रश्न होता है कि यूक्रेन तक आने में वहाँ पर आप तुर्की देखिएगा, और तुर्की ऑलरेडी जो है आपका नाटो का सदस्य है। अब मायने सी बात है, रसिया को इन चीज़ों को लेकर के डर लगता है कि ऑलरेडी तुर्की जो है वह ऑलरेडी देखेंगे तो नाटो का सदस्य बन गया। यदि यूक्रेन सदस्य बन जाता है तो विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जो इनकी आयात और निर्यात और विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ इनकी जो जुड़ाव बनी हुई है, यह जुड़ाव कहीं न कहीं कमज़ोर हो जाएंगे और विश्व की अर्थव्यवस्था से इनकी जो रिलेशन है टूट सकता है। अब ऐसे परिस्थिति में रसिया का जो इकोनॉमी होगा वह कहीं न कहीं क्लोज इकोनॉमी बनना शुरू हो जाएगा। तो रसिया को इस बातों को लेकर कहीं न कहीं चिंता भी सता रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं, जैसा कि भी आप देख सकते हैं, तो यदि हम ये इमेज की बात करें तो ये हमारा यूक्रेन, और यूक्रेन को यदि हम पूर्वी क्षेत्रों की बात करें, ध्यान देंगे तो पूर्वी क्षेत्रों में हमारा जो क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्रों में यदि बात करें तो ये हमारा क्षेत्र जो है ये हमारा क्रीमिया है। रसिया करता क्या है, तो रसिया जो है यहाँ से क्रीमिया के बीचों बीच आप देखेंगे तो क्रीमिया के बीचों बीच रसिया जो है यहाँ से गैस पाइपलाइन क्रॉस करता है। गैस पाइपलाइन जो होता है रसिया क्रॉस करता है, और इसके माध्यम से रसिया जो है पूरा के पूरा यूरोप की बात करें तो पूरा का पूरा यूरोप तक रसिया जो है गैस पहुंचाता है। और इसके लेकर के मैं बताऊं तो रसिया जो है यूक्रेन को आप देखेंगे तो इसके लिए ट्रांजिट शुल्क भी देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता है, ट्रांजिट फी कह सकते हैं या ट्रांजिट एक्साइज कह सकते हैं, ट्रांजिट शुल्क देता है। लगभग $30 बिलियन जो होता है, लगभग $30 बिलियन सालाना यानी एनुअली देखिएगा तो रसिया जो है यूक्रेन को देता है, जो कि यूक्रेन का कुल बजट यूक्रेन का कुल बजट की बात करें तो यूक्रेन का कुल बजट का
अकेले 4% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो रसिया के द्वारा केवल ट्रांजिट शुल्क के माध्यम से दिया जाता है। तो प्रश्न मायने सी बात बनता है कि यदि 4% यानी $30 बिलियन एनुअली जो है यूक्रेन को रसिया के द्वारा दिया जाता है, तो रसिया को भी लगता है कि यदि एक क्रीमिया वाला क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों पर यदि इनका अपना आधिपत्य जम जाता है, तो ऐसे परिस्थिति में इतने बड़े भाग जो उसे एक बजट में देना पड़ रहा है, एक बहुत बड़े अमाउंट देना पड़ रहा है, या कहीं ना कहीं रसिया के लिए सेविंग होगा। तो सबसे बहुत बड़ी बात यदि देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से यदि देखें तो आर्थिक दृष्टि से भी हम कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात देख सकते हैं, रूस की यदि बात करें तो पूरे दुनिया में हम बात करें तो दुनिया का आप कहेंगे तो 40% लगभग जो हमारा कच्चा तेल होता है, चाहे आप पेट्रोल की बात कर लो या आप कह सकते हैं गैस की बात कर ले, ये अकेले दुनिया को कंट्रीब्यूट जो होता है वह रसिया करता है 40%। वहीं दुनिया में यदि हम गेहूं की बात करें, गेहूं मतलब हुआ खाद्य पदार्थ, तो लगभग दुनिया के 28% जो गेहूं होता है अकेले रसिया जो होता है दुनिया को दे रहा है। तो मायने सी बात है इतनी बड़ी भागों में यदि बात करें तो इतनी बड़ी भागों में हम कह सकते हैं कि रसिया जो है दुनिया की इकोनॉमी में भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। तो इसको लेकर के भी दोनों के बीच में विवाद है। तो यदि मैं बात करूं तो अर्थव्यवस्था के साथ साथ हम कह सकते हैं कि दोनों राष्ट्रों के बीच में जो विवाद का सबसे बड़ी कारण है तो हमारा भौगोलिक तो कारण है ही है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं इसके लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक भी कारण बना हुआ है। मैंने क्लियर हो गई, क्योंकि इसके लिए हमने क्या बताया, इसके लिए उन्होंने क्या किया है तो वहाँ पर ट्रांजिट शुल्क के रूप में हमने बताया कि ट्रांजिट शुल्क जो होता है इसके लिए उसे $30 बिलियन रसिया जो होता है वह खास तौर पे यूक्रेन को देता है, जो कि यूक्रेन का कुल जो बजट होता है, ये कुल बजट का लगभग देखेंगे तो 4% जो होता है अकेले रसिया कंट्रीब्यूट करता है। और इसके माध्यम से कह सकते हैं कि रसिया जो है ये यूक्रेन के जो आपका क्रीमिया जो इलाका है, ये क्रीमिया के इलाका से यह जो होता है गैस पाइपलाइन पूरा का पूरा यूरोप तक बिछा चुका है, यहाँ से वो कच्चा तेल और गैस का व्यापार करता है। अब भाषा की बात किया जाए तो हम कह सकते हैं जो पूरा के पूरा जो रसिया यूक्रेन है, ये यूक्रेन मुख्य रूप से देखिएगा तो ये 2 भागों में बटा हुआ है। इसको आप देखेंगे तो यूक्रेन जो है आपको लगभग आप देखिएगा तो 2 भागों में बटा हुआ है। एक इसका देखेंगे पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्रों की बात करें तो जहाँ पर इसका जो पूर्वी क्षेत्र है यानी जो ईस्ट वाला जो क्षेत्र है यह रसिया के संपर्क में है और वेस्ट वाला जो क्षेत्र है ये आपका USA के संपर्क में है। मतलब कह सकते हैं एक तरफ अमेरिका का प्रभाव तो एक तरफ रसिया का प्रभाव। तो ये जो पूर्वी जो पूरा का पूरा क्षेत्र है यहाँ पर रूसी भाषा जो होता है, रूसी भाषा बोलने वाले लोग अधिक मात्रा में हैं। वहीं यदि हम पश्चिमी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ जो यूक्रेनी जो भाषा होता है, यूक्रेनी भाषा बोलने वाले अधिक मात्रा में लोग हैं। तो प्रश्न होता है कि 2 भाषा का जो विवाद है, ये 2 भाषा का आपस में टकराव होता है, जिससे कि कह सकते हैं कि अलगाववाद जो होता है, अलगाववाद की समस्या यहाँ पर बन सकती है, सेपरेटिस्ट की समस्या बन सकती है। और यह भी कहीं न कहीं यूक्रेन की सरकार के लिए एक चुनौती बना हुआ है। यही कारण है कि सरकार, यूक्रेन की सरकार नहीं चाहती कि आने वाले भविष्य में इस तरह के भाषाई चुनौतियाँ बने और हमारा संस्कृति और भाषा, हमारा जो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है, जिसके माध्यम से यूक्रेन आगे चल के टूट जाए और बट जाए। और धीरे धीरे यहाँ पर रसिया का जो अपना संपर्क है, रसिया का जो अपनी एक मजबूती है, इस मजबूती को और कायम किया जाए। अर्थात हम कह सकते हैं यूक्रेन ये चाहता है कि धीरे धीरे रसिया का यहाँ से प्रभाव हमें खत्म करना है, उसकी भाषा को खत्म करना है। तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो आप एकदम आसान भाषा में यदि समझ सकते हैं तो 2-3 कारण हो गए। यदि सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से हम कह सकते हैं कि रसिया जो है, रसिया कभी नहीं चाहता कि रसिया के जो भी बॉर्डरिंग इलाका है यानी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक नाटो के माध्यम से अमेरिकी सेना पहुंच सके, क्योंकि दोनों राष्ट्रों के बीच में एक लंबा देख सकते हैं शीत युद्ध का दौर रहा है। दोनों के बीच में विचारों का एक बहुत बड़ा मतभेद रहा है और इस मतभेद के कारण ही शीत युद्ध का दौर रहा। इसी मतभेद के कारण ही आपने सुना होगा कि अंततः हम देख सकते हैं कि मिसाइल अटैक जैसे होने वाली भी संभावना है, जिसमें तुर्की भी इसमें आया था, इन्वॉल्व हुआ था। तो ऐसे परिस्थिति में, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यदि हम बात कर रहे हैं कि जब पहली बार आप देखेंगे तो 24 फरवरी 2022 को जब रसिया जो यूक्रेन पर अटैक किया था, तो इस दिन तक आप देखिएगा तो नाटो जो था, नाटो के पास जो पूरा सैन्य था, या लगभग देखेंगे तो 30 लाख सेना जो था ये नाटो के पास था। वहीं यदि हम रूस की बात करें तो मात्र रूस के पास 12 लाख सेना थी, यानी कह सकते हैं 12 अढ़ा 30।
यानी लगभग 2.5 गुना अधिक कह सकते हैं नाटो के पास सेना थी। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो सुरक्षा भी एक अपने लिहाज होती, सुरक्षा भी एक सामरिक हितों में यदि देखा जाए तो किसी भी देशों के लिए आंतरिक और बाह्य चुनौती तैयार होता है। और इस चुनौतियों को देखते हुए भी कहीं ना कहीं यूक्रेन रसिया को महसूस होता है कि यदि नाटो और नाटो के माध्यम से यदि अमेरिका का यहाँ पर गंतव्य होता है, नाटो के माध्यम से यदि अमेरिका के यहाँ उपस्थिति दर्ज होती है, तो ऐसे परिस्थिति में पूर्ण रूप से जो हमारा रसिया होगा, रसिया के जो कह सकते हैं जो सीमाई सुरक्षा होंगे वह कहीं ना कहीं खतरे में आ सकते हैं। उनका जो कम्युनिकेशन होगा वो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं खतरे में आ सकते हैं। तो वैसे परिस्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं रसिया जो है ये चीज़ों को रोकने की कोशिश करता है। सामरिक हितों की बात करें तो सामरिक हित में इसके अलावे भी जैसे हमारा व्यापार का रिलेशन हो सकता है, हमारा जो कल्चर यानी सांस्कृतिक जो संबंध हो सकते हैं इसकी स्थिति हो सकती है। तो ऐसी समस्याएं भी इससे कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। और यही कारण है कि रसिया कभी नहीं चाहता कि किसी भी हालात में यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य बने, क्योंकि नाटो को स्थापना करने के पीछे जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा मकसद जो थी, एक बहुत बड़ा कह सकते जो उद्देश्य था, वह उद्देश्य ही था कि किसी भी हालात में जिस तरह से रसिया का एक प्रभाव जो थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बढ़ रही थी, उस स्तर पर उसको कम करना इसका एक बहुत बड़ा लक्ष्य। और यही कारण थी कि आज भी दोनों राष्ट्र जो है आपस में लड़ रहे हैं। वो मैं मानता हूं कि अभी के डेट में देखा जाए तो कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र जिसके लिए स्थापित हुई थी, वह आज के डेट में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रूस और यूक्रेन के युद्धों को, या हम कह सकते हैं विश्व में और अन्य प्रकार के इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय विवाद चल रहे हैं, उसे शांत करने में या ख़त्म करने में वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं असफल रहे हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध में चूंकि भारत की जगह भारतीय प्रधानमंत्री का इसमें रोल की बात भी किया जा रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री का रसिया जो व्लादिमीर पुतिन जो हैं उनके साथ इनका एक प्रगाढ़ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। इसलिए ये हो सकता है कि यदि भारत ऐसा क्योंकि ये मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भी ये स्टेटमेंट जारी किए गए हैं। तो आने वाले समय में एक्चुअली रसिया ने स्पष्ट रूपों से कह दिया है कि मुझे किसी भी प्रकार का यदि यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन के साथ किसी भी प्रकार का कोई हमारा ज़्यादा विवाद नहीं है। बस विवाद का एकमात्र कारण सबसे पहला रसिया कहता है कि हमें यूक्रेन जो है एक लिखित दस्तावेज पर साइन करके दे, उसके बाद नाटो हमें लिखित दस्तावेज पर साइन दे कि दोनों किसी भी हालत नाटो जो होगा यूक्रेन को सदस्य नहीं बनाएगा और यूक्रेन जो है नाटो के कभी सदस्य नहीं बनेगा। जैसे ही समस्या का निदान होती है, जैसे हमें लिखित एक कह सकते हैं इंश्योरिटी मिलती है, सर्टिफिकेट मिलती है, उसके बाद युद्ध का विराम दे दिया जाएगा। तो दोनों के बीच में विवादों के बहुत सारा कारण हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान के प्रदेश केवल नाटो है। लेकिन मैं केवल नहीं कह सकता हूं कि नाटो है, बल्कि सबसे बड़ा कारण यदि देखेंगे तो इसका सबसे बड़ा कारण एक भौगोलिक है, यानी कह सकते हैं रूस और यूक्रेन के विवादों को देखना होगा तो हमें कहीं ना कहीं भूगोल के पन्ना उलटने होंगे, ज्योग्राफी के पन्ने उलटने होंगे और उसके माध्यम से ही हम ये समस्याओं को निदान कर सकते हैं। तो पुनः हम लोग फिर इस टॉपिक को लेकर के आगे मिलेंगे, आगे इस पे और हम लोग डिस्कस करेंगे, वर्तमान के परिदृश्यों को भी हम बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप लोग इसी तरह जुड़े रहें JRC यानी जैन रोजगार क्लासेस, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर अपने दोस्तों से करें और आप लोग को इस तरह से रेगुलर सर्विसेज दिया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।